तो बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ एन एसोसिएट के ये मेन 5 पैराग्राफ है। मैं पहले आपके साथ बुक रीडिंग करता हूं और आप मेरे साथ चलो ये सारा डिस्कशन को 1 by 1 करते हैं। इक्विटी मेथड पैरा 1 2 का ए, इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विल बी रिकॉर्डेड एज पर इक्विटी मेथड। बी, इनिशियली इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। Immediately goodwill or capital reserve will be computed. However, this goodwill or capital reserve will not be shown in the balance sheet outer column. It will be included in the carrying amount of investment. वो 4 लाख के अंदर ही इंक्लूडेड है वो 1 लाख का गुडविल। हम लोग 10 लाख का 30% स्टेक खरीदे थे, याद हो तो वो गुडविल 4 लाख के अंदर 1 लाख इंक्लूडेड है, हम लोग इन्वेस्टमेंट में ही दिखा के रखेंगे। However, it is shown separately in the notes on accounts. Thereafter, if any dividend is received, the associate, any dividend is received from the associate, it will be deducted from the carrying amount of investment. हम लोग ये नहीं देखेंगे कि डिविडेंड प्री, थोड़ा चाय भी पीता हूं, कि डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या पोस्ट एक्विजिशन, कुछ नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, देयरआफ्टर द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द एसोसिएट, जो 2 लाख का प्रॉफिट का 30% हमारा स्टेक था, एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूं, will be recorded in the consolidated profit and loss by increasing or decreasing the carrying amount of investment. प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लॉस होगा इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। ई नंबर, मेन पैराग्राफ यहां पर खत्म हो जाता है। ई और एफ दो ठो। When associate reports losses, the investor will include its share of loss by decreasing the carrying amount of investment. If the share of loss exceeds the carrying amount of investment, जो मेरे केस में हुआ 1,60,000 का carrying amount of investment था, लॉस 180 मिला, we will record the loss until the investment becomes zero. हम लोग 160 तक ही लॉस लिखेंगे। No future losses will be recorded. When associate subsequently reports profit, जो उसको 1 लाख का नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था, we will start recording our share of profit only after earlier loss which we are not recognized or recovered. याद होगा हमने 1 लाख का 30,000 का प्रॉफिट नहीं लिखा, 20,000 का लॉस पहले एडजस्ट कर लिए, जो हम लोग पहले नहीं लिखे थे, तो 20,000 का प्रॉफिट भी नहीं लिखेंगे, सीधा 10,000 का प्रॉफिट लिखेंगे। एफ नंबर पैरा, इफ एन एसोसिएट अर्न्स एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का नाम बोला, which does not go through profit and loss but directly goes to the balance sheet like RRCR etc. Investors' share in those reserves will also be included in the same manner but by crediting the respective reserves, क्योंकि उसको आप P&L में क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व है, सीधे बैलेंस शीट का आइटम है। जी नंबर, डिक्लेयर्ड डिविडेंड फ्रॉम द एसोसिएट विल नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल। डिविडेंड हमको मिलेगा तो ही हम बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, सीधा बैंक टू इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। वो डिक्लेयर किया डिविडेंड हमको कोई मतलब नहीं है, वो अपना बुक्स में लिखता रहेगा डिक्लेयर डिविडेंड का अकाउंटिंग। देयर विल बी नो लाइन बाय लाइन एडिशन एंड नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपने देखा जब इक्विटी मेथड यूज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ही हमारी बैलेंस शीट में रह रहा है, तो हम लोग एसोसिएट कंपनी का असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस ये सब ऐड लेस नहीं करेंगे, ये सब लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट डिस्कशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन क्या होता है एएस 21 में हम पढ़ा चुके हैं, खाली एएस 23 में क्या करना है सुन लो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन भूल जाओ, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है। अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, हमने उसको बेचा, ए ने बी को माल बेचा या बी ने ए को माल बेचा, उस माल के अंदर अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसका 30% निकाल लो। मैंने 30% का एग्जांपल लिया हूं बोल के 30 बोल रहा हूं। 40% अगर मेरा स्टेक रहेगा तो 40% निकालेंगे, उसका 30% निकाल लो, निकाल करके इन्वेस्टमेंट गिरा दो और प्रॉफिट गिरा दो, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस एलिमिनेट होगा। और प्रॉफिट लॉस जब गिरेगा तो साथ में इन्वेस्टमेंट को गिराना होगा। आप रिस्पेक्टिव एसेट को नहीं गिराएंगे, इन्वेस्टमेंट को गिराएंगे। ओके, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन विल बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ आवर शेयर। फॉर एग्जांपल मान लो स्टॉक के अंदर 4,000 का प्रॉफिट था, तो 4,000 का 30% 1,200 रुपया, 1,200 रुपया हम लोग इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस को कम कर देंगे। देखो, टू दी एक्सटेंट ऑफ 1,200 रुपया, 12,000 निकल रहा है, 1,200, 4,000 का प्रॉफिट रहेगा, 30% 1,200, थोड़ा ये मिस्टेक खुद संभाल लेना। बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट,
दिस विल बी डन फॉर बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं होगा, डेटर क्रेडिटर नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन एडिशन ही नहीं हुआ तो डेटर क्रेडिटर का म्यूचुअल सेट ऑफ कैसे होगा। अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मान लो एसोसिएट कंपनी बी लिमिटेड का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तो बिफोर यूजिंग दिस AS23 आपको एसोसिएट को बोल देना पड़ेगा कि भाई एक नया बैलेंस शीट, नया पीएल बना दो एज पर माई अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जैसा एग्जैक्टली आपने AS21 में देखा था वही काम आपको AS23 में कर लेना है। एसोसिएट एक नया बैलेंस शीट पीएल बना देगा, कंसोलिडेशन यानी इक्विटी मेथड का यूज यानी AS23 उसके बाद होगा। So if the associate uses different accounting policies, then the associate is required to prepare new set of financial statements as per the accounting policies of the investor. Consolidation will take place thereafter. Next, alignment of reporting date. अगर एसोसिएट दिसंबर में ईयर एंडिंग करता है और होल्डिंग यानी पेरेंट यानी इन्वेस्टर मार्च में ईयर एंडिंग करता है, तो पहले हम लोग एसोसिएट को बोलेंगे कि भाई तू अपना मार्च में ईयर एंडिंग करके एक नया बैलेंस शीट बना दे। उसी बैलेंस शीट को हम लोग कंसोलिडेशन पर्पस में यूज करेंगे। तो सर यही तो हम लोग AS21 में भी सीखे थे। यस, AS23 में भी सेम है। इफ एन एसोसिएट हैज डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट, देन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द रिपोर्टिंग डेट ऑफ द इन्वेस्टर। कंसोलिडेशन, ये कंसिडरेशन लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन विल टेक प्लेस देयर आफ्टर। और M नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर एसोसिएट की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो पफेस आएगा उसी का 30% निकलेगा। लिखा मैंने, इफ द एसोसिएट हैज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी विल फर्स्ट डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द पैट एंड फाइंड पफेस। दिस पफेस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 30% टू फाइंड आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एसोसिएट वेदर और नॉट द प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो आप अगर देखेंगे ना, पहला ABCDEF के बाद GHIJKLM सब पैराग्राफ AS21 से इन्फ्लुएंस्ड है। बस इक्विटी मेथड समझना है। इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रहेगा। एसेट लायबिलिटी का लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पिक्चर में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ता गिरता रहेगा अकॉर्डिंग टू द एसोसिएट्स प्रॉफिट्स लॉसेस। दैट्स इट। इक्विटी मेथड का डिस्कशन यहां पे कंप्लीट होता है।